हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक नए शो की। जी हां दोस्तों, जिसका नाम होगा इम्पोर्टेंट वन लाइनर। मेरे मित्र, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो कुछ भी आपके इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, उन सारे वन लाइनर को एज अ बेसिक और कंसेप्ट के रूप में समझते हुए चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर का शो होगा वो आपके फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायो का भी होगा। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वन लाइनर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। आप एक सजेशन मानिएगा कि इन सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में लिखते चले जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कारक होगा आपके एग्ज़ाम के समय में। तो देखिए, आपका पहला पॉइंट है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये परमाणु क्या है। ये परमाणु क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि सर ये ऐसा कण है, ऐसा कण जिससे आपका सारा पदार्थ बना हुआ है, जिससे पदार्थ बना होता है। जिससे क्या बना होता है सर? पदार्थ बना होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? परमाणु कहते हैं। जितने भी आप पदार्थ देख रहे हैं उन सब का जो सबसे छोटा कण है वो क्या है सर? परमाणु है, एटम है। मेरे मित्र, आप एटम के बारे में ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो परमाणु है, जब हम लोग इसको और साइंटिफिक वे में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये जो परमाणु है ये तत्व का क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व का क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। कब? जब हम लोग केमिकली इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं तब ऐसे आपको हर जगह पे ये लिखा हुआ मिलता है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। अच्छा देखिए कि बहुत दिनों तक ऐसी मान्यता थी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या कि परमाणु का छोटा छोटा टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता, परमाणु से छोटा और कोई कण है ही नहीं। लेकिन जैसे ही साइंस डेवलप हुआ तो जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन और आपका जे थॉम्सन, इन तीनों ने मिल करके एटम के 3 मौलिक कण का पता लगाया। एटम के 3 मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता लगाया और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मैंने पॉइंट 2 में क्या लिखा है यहाँ पे कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन और N4 न्यूट्रॉन। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? तो जे थॉम्सन। प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स चैडविक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, आपके पिछले 2018 के ग्रुप डी पेपर में क्या क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का उप परमाणु कण है? अब ये उप परमाणु बोले तो उप परमाणु कण किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, सेंस यहाँ पे चेंज हो गया है। उप परमाणु कण, तो इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है, या फिर परमाणु का मौलिक कण बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन या तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु के मौलिक कण है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु के उप परमाणु कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो आप किसका नाम लेंगे? सर दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के क्या है? उप परमाणु कण भी हैं और फंडामेंटल मौलिक कण भी इसको बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस दोनों पॉइंट को समझ पाए होंगे। 2-4 और छोटे छोटे बात आप याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले आपका जो ये है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो आप ध्यान में रखेंगे, जॉन डाल्टन ने दिया था। और इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु के बारे में अपना एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया था, या आप कह सकते हैं कि पब्लिश किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि एक्स किरणों का उपयोग
चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने में, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। अब देखिए, एक्सरे का नाम आप सभी सुने होंगे। अच्छा ये बताइए कि ये एक्सरे का खोज किसने किया? तो आप कहेंगे सर रोन्जन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे का खोज किया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस किरणों का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के चित्र लेने में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के चित्र लेने में किया जाता है। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग फेफड़ों के आंतरिक भाग में उत्पन्न विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? एक्सरे कहेंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? रोन्सन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था सर? एक्सरे का आविष्कार करा था। मेरे मित्र अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अब जरा सा इसको भी समझ लीजिए कि परमाणु जो होता है वो आपका क्या होता है? गोलीय होता है। परमाणु क्या होता है? गोलीय होता है। और किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु का अस्थायी कण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का अस्थायी कण है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का क्या बोला जाता है? अस्थायी कण बोला जाता है। और इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे मित्र? मूव करते रहते हैं। और इसी वृत्ताकार मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कक्षा कहते हैं। तो आपसे यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन परमाणु की किस जगह पे होता है? तो आप कहेंगे कक्षा में होता है, ऑर्बिट में होता है। अच्छा आप कहेंगे, मैंने आपको पीछे के सेशन में वैलेंसी वाले टॉपिक में बताया था कि किसी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है? तो सर 2n² रह सकती है। कितनी रह सकती है? 2n²। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, परमाणु के बारे में एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो आप किसका नाम लेंगे? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और हाँ सर, जब आप रदरफोर्ड को देख ही रहे हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि चूंकि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था, इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता भी बोला जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा सर। चलिए, अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो क्या होते हैं सर? अस्थायी कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या? कण। या आप यहाँ पे कण के बदले अणु लिख लो, परमाणु लिख लो, अणु परमाणु लिख लो, या फिर आयन लिख लो। तो आपसे अगर कभी भी ये पूछा जाए कि 1 मोल में कितना अणु या परमाणु, तो आप क्या कहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 1 मोल तत्व के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। आपसे अगर 1 मोल यौगिक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि उस यौगिक में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा। एक्चुअली ये मोल क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी को पता है कि पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है सर? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का या पदार्थ का जो परिमाण होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो मोल में मेजर करते हैं। और किसी भी पदार्थ का 1 मोल कितने अणु परमाणु के बराबर होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु परमाणु के बराबर होता है। तो आपसे अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1 मोल H2SO4 में कितना अणु होगा, तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा। आपसे ये पूछ दिया जाए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे, तो आप फिर कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। या आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मोल सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसी को हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं या एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि एवोगाड्रोज नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो सर 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन होता है। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे?
तो एवोगाड्रोस थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कि आपका एक सबसे अहम सवाल और यहाँ से निकल के सामने चला आता है कि सर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन कितना होगा। तो मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे कि 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर। कितना सर, एसटीपी पर। एसटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। तो आप इस दोनों चीज़ को याद रखेंगे कि 1 मोल में कितना अणु परमाणु या आयन, तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु परमाणु या आयन। 1 मोल गैस का कितना आयतन सर, तो 22.4 लीटर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सर कि एलपीजी का मुख्य संगठन क्या होता है, तो सिंपल में याद रखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी का मुख्य संगठन होता है या मेन कंपोजिशन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और आपके एलपीजी का जो मेन कंपोजिशन होता है सर वो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन। कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलता है कि एलपीजी का जो मुख्य कंपोजिशन है निम्नलिखित में से क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का नाम भी आपको मिलता है। तो ये भी आपका होता है, बस उन दोनों के जो फॉर्म होते हैं ना उनमें चेंजिंग होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन को भी माना जाता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H10 और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H8। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कि एलपीजी सिलेंडर, जब आपके घर में सिलेंडर का रिसाव होने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि गैस महक रही है। तो ये महक क्यों आती है सर, तो ये महक सल्फर यौगिक के चलते आती है। आप कहेंगे सर कौन सा सल्फर यौगिक, तो इथाइल मरकैप्टेन के चलते आती है। किसके चलते आती है, इथाइल मरकैप्टेन के चलते आती है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी गैस को लीक होने से जो आपको एक बहुत ही खराब और गंदा सा स्मेल आता है वो किसके चलते आता है, तो इथाइल मरकैप्टेन के चलते आता है। एलपीजी का मुख्य कंपोजिशन क्या है, तो नॉर्मल ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन। अगर आपको ब्यूटेन और प्रोपेन मिले तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन देख लेंगे कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक की बातों को समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे कुछ और भी ऐसे पॉइंट है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका जो अगला वन लाइनर है, 7वें नंबर का वन लाइनर क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे, तो वायुमंडल में जो वायु का कंपोजिशन है सर उससे। तो सबसे पहला चीज़ आप ये समझिए कि वायुमंडल किसको बोलते हैं, तो भाई वायुमंडल को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में सर। और हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर का मतलब क्या, कि पृथ्वी के सतह का ऊपर का जो वातावरण है जहाँ पे हवाएं रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। या हम लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी के सतह को ऊपर से घेरा हुआ ऐसा माध्यम जहाँ पे क्या हो सर, हवा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं। और ये जो जैव मंडल है ना ये 3 चीज से मिलके बना हुआ है, स्थल मंडल से, स्थल मंडल से जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसके बाद जल मंडल से और फिर आपका वायुमंडल से। ये 3 चीज से आपका क्या बना हुआ है सर, तो जैव मंडल बना हुआ है, बायोस्फीयर बना हुआ है, जहाँ पे हम आप सभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि स्थल मंडल, पृथ्वी के सतह पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसको स्थल मंडल कहेंगे। जहाँ पे आपको जल मिलेगा उसको जल मंडल कहेंगे और जहाँ पे वायु मिलेगा उसको हम लोग वायुमंडल कहेंगे। तो आप पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हो, मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात कर रहे हो। इससे कहा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वायु में कौन कौन से मेन गैस पाए जाते हैं। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर वायुमंडल में वायु पाए जाते हैं जो कि गैसों का मिश्रण होता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वायु क्या है, तो आप कहेंगे वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। आप कहेंगे सर इसमें कौन कौन सा गैस रहता है, तो सर पहला तो नाइट्रोजन रहता है, दूसरा ऑक्सीजन कहते हैं, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं,
हम लोग फिर इसके बाद और भी कुछ लेते हैं गैसेज, या फिर हम लोग कहते हैं कि सर इसमें वाटर वेपर भी होता है, जल वाष्प भी होता है, धूल के कण भी होते हैं, बहुत सारे गैसेज इसमें मिक्स होते हैं। लेकिन जो मेनली परसेंटेज आपके एग्जाम में बार बार रिजिट करके आपसे पूछा जाता है वो ये कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो आप कहेंगे 78%। कितना? 78%। और ये सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है सर? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। बस आपको यही 3 कंपोजिशन आपने माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तीनों कंपोजिशन का में भी परसेंटेज पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा बस। तो आप ये कह सकते हैं वायुमंडल जो होता है उसमें क्या होते हैं? वायु प्रेजेंट होते हैं। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, आपका जो वायुमंडल है ये भी कई लेयरों में बटा हुआ है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। भाई वही जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल बोलते हैं, ये सब किसके लेयर हैं? तो सर वायुमंडल के लेयर हैं। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि आयरन पे जिंक का परत चढ़ाना, आप सभी कहेंगे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको। क्यों? तो हम लोग कहते हैं कि सर आयरन को जंग लगने से बचाना होता है। तो किसी भी लोहा के सामान को जंग लगने से बचाने हेतु आप उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयरन आर्टिकल्स पे जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया है आयरन को जंग लगाने से बचाने के लिए, ये आपका क्या है? ये एक अस्थायी प्रक्रिया है आयरन को जंग से बचाने हेतु। तब आप कहेंगे कि सर जंग से बचाने हेतु अस्थायी प्रक्रियाएं और भी कुछ हैं। ऑब्वियसली जो हम लोग घर में पेंट करते हैं तो वो जंग से बचाने के लिए अस्थायी तरीका ही तो है कि आपको हर साल अपने घर के जो आयरन आर्टिकल्स वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़ या आपका जो डोर है, इन सब को आपको पेंट करवाना पड़ता है। तो पेंट करना या फिर गैल्वेनाइजिंग करना, ये सब आपका अस्थायी जंग रोधक है। मतलब क्या कि ये अस्थायी तरीका है जंग से बचाने हेतु। तब आप कहेंगे अस्थायी तरीका क्या होगा? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हम लोग क्या करते हैं विद्युत कोटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे या किसी और अन्य आर्टिकल्स पे, वो आपका क्या होता है सर? अस्थायी क्या होता है? तरीका होता है जंग से बचाने के लिए। जैसे कि आप साइकिल का रिम देखते होंगे, बहुत ज़्यादा चमकते रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इसीलिए उस पर जंग नहीं लगता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे कभी कभी आपके एग्जाम में आयरन का जो सिंबल है Fe, ये कहाँ से आया है ये चीज़ भी आपको पूछ दिया जाता है। तो आप कहेंगे आयरन का जो सिंबल Fe है वो आयरन के लैटिन नेम फेरस से आया है। कहाँ से आया है सर? फेरस से आया है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आयरन पे जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, जो जंग लगाने से बचाने हेतु एक प्रक्रिया है। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर है। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में जंग का भी फार्मूला पूछ लिया जाता है, आयरन पे जंग का भी फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो घबराना नहीं है। Fe2O3 और XH2O कहेंगे, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल्स है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। Fe2O3 और XH2O कहेंगे। अच्छा, आयरन पे जंग का लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो आप कहेंगे कि सर आयरन जो है वो हमारे आर्द्र वातावरण में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या होती है कि अपने ऊपर में एक लेयर बना लेती है जिसका कलर होता है ब्राउन, और उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। तो भाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, तो आयरन पे जंग का लगना या लोहे के कील पे जंग का लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपका 9 पॉइंट क्या कह रहा है कि भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। अब भारी हाइड्रोजन किसको कहते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। पहला को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, जो आपका H11 होता है। दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम। तो प्रोटियम का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु भार कितना सर? 1। आपका जो ड्यूटेरियम है इसका परमाणु संख्या कितना सर? 1 और परमाणु भार कितना सर? 2। और जो आपका ट्राइटियम है इसका परमाणु संख्या कितना होता है सर? 1 और परमाणु भार कितना होता है? 3। तो
तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को, तो इस D2O का मतलब क्या होता है? इस D2O का मतलब होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या होता है मतलब सर? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को आप ड्यूटेरियम कहते हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं H12 वाले को, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो बट भार कितना हो? 2, उसको हम लोग हाइड्रोजन का क्या कहते हैं? सर ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक है। अगर आपसे पूछ दे कि D2 ड्यूटेरियम का अनुभार कितना होगा यहाँ पे भारी जल में, तो आप क्या कहेंगे कि सर ड्यूटेरियम के एक परमाणु का भार होता है 2 और यहाँ पे कितना परमाणु है सर? 2, तो इसका भार हो जाएगा सर कितना? 4। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 16। आप क्या कहेंगे सर? 16। मेरे मित्र आपका एक और क्वेश्चन हल हो जाता है यहाँ से। आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से D2O का अनुभार क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड में ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना है? 4। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 4 20 हो गया। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है ना कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो आप कितना कहेंगे? 20 कहेंगे। कितना कहेंगे? 20। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है सबसे उत्तम कोयला। तो आप सभी कहेंगे एंथ्रासाइट को हम लोग क्या कहते हैं सर? सबसे उत्तम कोयला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 90% तक होती है। कितना होती है सर? 90% तक होती है। आप में से बहुत के मन में ये खटकने लगा होगा कि कोयला के कितने प्रकार होते हैं सर, जो आप यहाँ पे कह दिए कि कोयला जो है सबसे बढ़िया और उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होगा। तो ध्यान में रखेंगे कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। और इन सब में सबसे जो बढ़िया कोयला होता है, बढ़िया कोयला किस आधार पे कहते हैं? जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज्यादा हो। तो आपका जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की परसेंटेज 90% से अबव होती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपका जो एंथ्रासाइट है ये कोयला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी वन लाइनर हैं इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित अब अगर इसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बने रहेंगे, कंटिन्यू। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।